Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 3rd of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have the very latest news, and that is regarding the Waqf will. You know, there is everywhere discussion about this bill. The name of that bill is Waqf bill. First of all, you have to know the basics about what is the meaning of Waqf. Waqf is a Arabic word which denotes property or anything which has been uh, donated to the Allah. That means God. अल्लाह को जो डोनेट कर दी गई ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ भी उसको यहाँ पर वक्फ कहा गया है। अब बिकॉज जब से ये बिल आया तब से लेकर के वक्फ बोर्ड मीन्स हम यहाँ पर वक्फ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वक्फ उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो कि डोनेट कर दी गई। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाला जो बोर्ड है, जो काउंसिल है, जो कमेटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ना कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स को। देख लेते हैं क्या मेन पॉइंट्स हैं। लोकसभा पासेस वक्फ बिल आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट। इस पर अच्छी खासी डिबेट हुई और उसके बाद अल्टीमेटली इस बिल को पास कर दिया गया। कहां पर? लोकसभा में। बिल को इंट्रोड्यूस किया था जो है किरण रिजिजू साहब, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। द वक्फ अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड आफ्टर अ मैराथन डिबेट। बहुत लंबी डिबेट चली। ऑपोजिशन का इस पर क्या रिएक्शन रहा? सेवरल अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड, जो है अपोजिशन ने कई सारे जो है अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया, उनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सब जो है रिजेक्ट हो गए। इधर दूसरी तरफ से जो कि गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने रिअश्योरेंस जो है अश्योर किया पब्लिक को भी और अपोजिशन पार्टीज को भी कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी को मीन्स उसके रिगार्डिंग में जो बिल आया है डज नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इट मीन्स ये केवल प्रॉपर्टी के लिए है, जो कि वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से रिलेटेड बिल है। इसका मुस्लिम रिलीजन से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बिल लाया गया है, ना कि रिलीजन के लिए। दूसरा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्विजिशंस भी जो है एक्विजिशन भी लगाए गए कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सोसाइटी में, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए फियर मॉन्गरिंग क्रिएट कर रहे हैं। मींस एक डर क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है। बिल का फोकस, रिजिजू एम्फेसाइज द बिल इज अबाउट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नॉट रिलीजन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि बिल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए है, रिलीजन के लिए नहीं है। अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं? द न्यू लॉ स्पेसिफाइज दैट ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर ओवर 5 years कैन डोनेट टू वक्फ। अब इस बिल में जो नए सेक्शंस इंक्लूड हुए हैं अमेंडमेंट के बाद में, उसमें से एक सेक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ करना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है वक्फ बोर्ड के लिए, तो उस व्यक्ति का मुस्लिम होना कंपलसरी है, और वो भी कम से कम लास्ट 5 years से वो मुस्लिम हो, तब वो वक्फ कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की बात यहाँ पर की कि नॉन मुस्लिम्स इंक्लूडेड इन दी वक्फ बोर्ड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। पहले ऐसा था कि वक्फ बोर्ड में ओनली मुस्लिम्स हुआ करते थे, हिंदू या अदर कम्युनिटी से कोई भी व्यक्ति उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, लेकिन अब नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो शाह अमित शाह साहब ने ये कहा कि जब जब कोई देश के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, या जो है नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी के लिए जब भी कोई बिल आता है तो अपोजिशन पार्टीज बहुत सारा इशू क्रिएट करती हैं और सोसाइटी में एक फियर क्रिएट करती हैं। उसका एग्जाम्पल दिया कि जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया तब भी ऐसा ही फियर जैसा जो एनवायरनमेंट था वो क्रिएट किया गया। वैसे ही जब सीएए आया था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब भी अपोजिशन पार्टीज ने देश में ऐसा एनवायरनमेंट, माहौल बनाने की कोशिश की थी कि इससे मुस्लिम्स की नागरिकता चली जाएगी या लोगों की जो सिटीजनशिप है उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि ना तो किसी की
इस एक्ट के थ्रू, सीएए के थ्रू किसी की सिटीजनशिप को लिया नहीं गया था, उसको छीना नहीं गया था। ये बिल एक्चुअली था उस समय पर सिटीजनशिप देने के लिए, ना कि लेने के लिए। तो इन्होंने इस तरफ भी इसको इंडिकेट किया। बाकी जब इस बिल में अभी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, जब आएंगे जो है सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में, तो और भी डिस्कस किए जाएंगे। गवर्नमेंट का स्टांस इस सब पर क्या है? तो उनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट क्लेम्स टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस रादर देन द वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो मींस गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्मेंस पर फोकस करके रखना चाहती है, ना कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर। नेक्स्ट है, स्पीकर कैन नॉट बी इंडिसाइसिव ऑन प्लीज ओवर डिफेक्शन द एपेक्स कोर्ट। मींस जो एपेक्स कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनका कहना है कि अगर जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, या नेशनल लेवल पर हम बात करें तो लोकसभा के स्पीकर, अगर उनके पास कोई भी केस डिफेक्शन का जाता है, तो ऐसा नहीं कि डिफेक्शन का केस उस स्पीकर के पास में पहुंचा तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग में रखें, बट उनको अगर वो इस तरह से इनडिसाइसिव रहेंगे तो एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हाथ पे हाथ रख करके, हाथ बांध करके नहीं बैठा रहना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है और उनको बीच में आना पड़ेगा, इसके लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, एक एक करके देख लेते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट इसका ये है कि भारत राष्ट्र समिति एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और मैटर ये था कि उसके 10 एमएलएज को, ठीक है, डिफैक्ट कर दिया गया था रूलिंग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की वजह से। क्या है ये सब डिफैक्ट करना? सपोज करो आपने बीजेपी के टिकट से इलेक्शन जीत लिया, जब आप इलेक्शन फाइट कर रहे, कंटेस्ट कर रहे थे तब। जब आप इलेक्शन जीत गए, आपने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं डिफैक्शन। मींस आप किसी एक टिकट पर लड़े और दूसरी पार्टी जाकर के ज्वाइन कर ली, या इसको इसके टिकट पर लड़े और वो पार्टी जाकर आपने जीतने के बाद में ज्वाइन कर ली। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब जनता वोट करती है तो वो केवल व्यक्ति को नहीं, पार्टी को भी वोट करती है, पार्टी के लिए मैंडेट मिलता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मेंबर्स को, उनकी जो मेंबरशिप होती है वो कैंसिल हो जाती है। वैसा ही केस भारत राष्ट्र समिति के जो एमएलएज थे उनके साथ में हुआ, बिकॉज उन्होंने क्या किया कि अपनी किसी दूसरी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, जो कि वहां पर रूलिंग में है। इट मींस उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी सरकार अभी है। अगर ऐसा होता कि जो पार्टी रूलिंग में है वो छोड़ करके किसी अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेती, तो उनके अगेंस्ट में तुरंत एक्शन हो जाता। लेकिन हुआ क्या है कि उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए था स्पीकर को, वो एक्शन उसने नहीं लिया, कोई भी डिसीजन अभी तक इस पर नहीं दिया है। जनरली ऐसा होता है इंडिया में, हमेशा ऐसा होता है कि जो भी स्पीकर बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का या लोकसभा का, तो वो स्पीकर उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी ने इलेक्शन में विक्ट्री अचीव की थी। हालांकि टेक्निकली वो उस पार्टी का मेंबर नहीं रहता, जब तक उस पद पर बैठते हैं तो बोल दिया जाता है कि भाई मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन रियलिटी यही है कि वो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जो मेंबर्स उस पार्टी को छोड़ करके आ गए आपकी गवर्नमेंट वाली पार्टी में, तो आपका जो स्पीकर है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, बिकॉज स्पीकर अगर एक्शन लेगा तो उन मेंबर्स की जो जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन पार्टी जो पावर में है वो नहीं चाहती कि इनकी मेंबरशिप रद्द हो, क्योंकि उनके फेवर में उसके वोट मिल चुके हैं, वो पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड इट इज नॉट पावरलेस। बोला हम पावरलेस नहीं है, हम मींस सुप्रीम कोर्ट, अगर स्पीकर रिमेन्स इनडिसाइसिव, स्पीकर अगर चुप बैठे रहते हैं, डिसाइड नहीं करते, किस पर? डिसक्वालिफिकेशन की पिटीशंस पर। एक्चुअली जब भी एमएलए एमपी के डिसक्वालिफिकेशन की बात आती है तो जो है उस हाउस के स्पीकर होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर स्पीकर्स इस तरह से चुप बैठे रहेंगे, वो कुछ भी रोल प्ले नहीं करेंगे, तो हम पावरलेस नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो इस पे एक्शन ले सकता है। ये जो है जो डिस्कशन चल रहा था, ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की बेंच पे ये चल रही थी।
जुडिशियल अथॉरिटी को लेकर के बात हुई कि कोर्ट्स कैन नॉट डिक्टेट द स्पीकर्स डिसीजन। यहाँ इन्होंने कहा कि देखो कोर्ट के पास में ये पावर तो नहीं है कि वो स्पीकर के डिसीजन को ही डिक्टेट कर दें, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर तो है कि टू अर्ज देम टू एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। लेकिन कोर्ट इतना अर्ज तो कर सकता है कि भाई आप एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में उस चीज पर एक्शन लीजिए। क्या क्वेश्चन निकल करके आया जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था? तो वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन डायरेक्ट स्पीकर्स, मींस क्या जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलते हैं, क्या ये किसी स्पीकर को ये डायरेक्शन दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि क्या रिजॉल्व एंटी डिफेक्शन पिटिशंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड? मींस क्या ये कह सकते हैं स्पीकर को कि आप 7 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 1 ईयर, 6 मंथ, कुछ भी एक टाइम लिमिट दे सकते हैं कि भाई इतने टाइम में आप इसको डिसाइड करिए? तो क्वेश्चन ये था, है ना। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या रखे गए? एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी एंड श्रवण कुमार आर्ग्यूड्स जो है कोर्ट्स कुड रिक्वेस्ट टाइमली एक्शन बट नॉट इम्पोज स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। मतलब कोर्ट ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर से कि आप एक टाइम फ्रेम में, रीजनेबल टाइम फ्रेम में उस मैटर को रिजॉल्व कर दीजिए, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि उनको ये फिक्स गाइडलाइन दे दें कि आप 10 दिन में इसको डिसाइड करो। ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि स्पीकर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हाँ, स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्या कोई आदेश दे सकती है? तो क्वेश्चन ये वाला निकल करके आया था। रिस्पोंडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट असेंबली स्पीकर, सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली एंड इलेक्शन कमिश्नर वर अमोंग द रिस्पोंडेंट्स। इन सब ने अपना अपना रिस्पॉन्स दिया है सब मैटर पर। जस्टिस गवई का कंसर्न क्या था? हाईलाइटेड द पोटेंशियल पैरालिसिस ऑफ कोर्ट्स इफ स्पीकर्स डिले डिसीजंस फॉर ईयर्स। जस्टिस गवई सर का यह कहना था कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक स्पीकर, अगर वो ऐसे डिसीजंस को डिले करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये सब पैरालिसिस की फॉर्मेट में आ सकते हैं। इन सब का जो पोटेंशियल है वो पैरालाइज्ड हो सकता है। फिर है लीगल डिबेट क्या रही कि एक्सप्लोर द बैलेंस बिटवीन जुडिशियल ओवरसाइट एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बात ये हुई कि ऑन द वन साइड the constitutional courts can take action in certain cases, but there should be a balance between the powers and outreach of the judiciary and also the other constitutional bodies like the speaker of any Lok Sabha or speaker of any legislative body or the Lok Sabha. Next है CAA gave citizenship to thousands, says Rai. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल गेट्स राज्यसभा नोट। एक बिल जो है अभी जो है जिस पर डिस्कशन चल रहे थे, बिल का नाम था फॉरेनर्स बिल, है ना। क्या नाम था उसका? फॉरेनर्स बिल। इस पर डिस्कशन चल रहा था। तो जो अमित शाह हैं वो हैं क्या है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो उन्हीं के बाद सेकंड रैंक पर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है, मिस्टर राय। उन्होंने ये कहा कि सीएए जो आया था उस पर उसने लोगों को सिटीजनशिप दी थी, ना कि किसी की सिटीजनशिप छीनी थी। उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी। इम्प्लीमेंटेशन की इन्होंने बात की इस बिल की कि द एक्ट वाज पास्ड इन, मींस अभी ये बात कर रहे हैं सीए के बारे में कि 2019 में ये बिल पास किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली इतने सारे ईयर्स हो गए, अभी तक जो अपोजिशन पार्टीज वगैरह हैं कोई भी ये नहीं बता सकता कि इससे कितने सिटीजन्स की सिटीजनशिप को छीन लिया गया। तो इनका यहाँ पर ये कुल मिलाकर के कहना था कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, और लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज वगैरह हैं वो ऐसा फियर मॉन्गरिंग क्रिएट करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है सिचुएशंस में, डिफरेंट इवेंट्स के टाइम पर, या जब भी कोई नया बिल आता है तो ऐसे इश्यूज पर, ऐसे समय पर ये सोसाइटी का माहौल खराब करना चाहते हैं। बांग्लादेशर्स मोहम्मद यूनुस विजिटेड चाइना एंड शोड एंटी इंडिया मेंटालिटी। ये हैं मिस्टर यूनुस, और इन्होंने तो इस बार तो गजब ही कर दिया कि एक तो जो शेख हसीना की गवर्नमेंट वहां पर गिर गई थी, उनका बड़ा इसमें रोल इस महोदय का है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को चाइना अपने इकोनॉमिक पार्ट के रूप में ही देखे, और जो हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उनके
उनकी जो ओशियन वाली साइड है उसका प्रोटेक्शन बांग्लादेश प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मींस इन्होंने घुमा फिरा करके कुछ ऐसी बातें कही हैं जो ये शो करती हैं कि ये चाइना के उन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है, उन क्लेम्स को सपोर्ट करता है बांग्लादेश, जिनमें चाइना ये कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, है ना? वो चाइना का पार्ट है। ऐसा कहता है कौन? चाइना। तो ऐसे जो क्लेम्स हैं, ब्लेम्स हैं चाइना की तरफ से, उनको इनडायरेक्टली बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, अभी वहाँ गवर्नमेंट जैसा कुछ है नहीं, उसके एडवाइजर हैं, उन्होंने ये सब कहा है। क्या-क्या इसमें बेसिक पॉइंट रहे हैं? तो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है और कहाँ पर दिया था ये? बाओ, ठीक है, बोआओ फोरम ऑफ फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस, ये चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर ये गए थे। कनेक्टिविटी को लेकर के इन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं, है ना? क्लेम्ड बांग्लादेश वाज द गार्जियन ऑफ ओशियन एक्सेस, बोला उनके लिए जो ओशियन का एक्सेस मिलता है वो बांग्लादेश की वजह से मिलता है। ये भूल गए कि हमारे 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वो कैसे लैंड लॉक्ड हैं? क्या बांग्लादेश पर डिपेंड है वो? इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तुम उसको ना देख करके केवल ये देख रहे हो कि हमारे जो 2-4 स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर अगर टच नहीं होता है जो है ओशियन से, तो क्या वो लैंडलॉक्ड हो गए? पूरा जब इंडिया लैंडलॉक्ड नहीं है तो वो हमारे स्टेट्स, हम कैसे उनको जो है चीज़ों से कनेक्ट करके रखते हैं, हमारा इंटरनल इश्यू तुम कैसे उसमें आकर के बोल सकते हो? इस पर इंडिया में बहुत बड़ा जो है डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है कि बांग्लादेश के क्या इंटेंशंस हैं, क्या बांग्लादेश चाहता है कि वो चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बनाने में लगी रहती है, क्या उसका ये सपोर्ट करते हैं? क्या बांग्लादेश इनडायरेक्टली चाइना को इनवाइट कर रहा है चिकन नेक कॉरिडोर वाले हिस्से से कि आप उस पर कब्जा करके आओ, बांग्लादेश के साथ में अपने बॉर्डर बना लो? क्या कुछ ऐसा कहना चाह रहा है बांग्लादेश? इसके इंटरप्रिटेशन कुछ-कुछ ऐसे ही निकल रहे हैं। उन्होंने चाइना को क्या प्रपोज़ किया है? ही सजेस्टेड व्यूइंग इंडियन स्टेट्स, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश एज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। समझ रहे हो आप? बोला इंडिया के ये 7 स्टेट्स, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश सब आपकी ही इकोनॉमी के एक्सटेंशन है, मीन्स सब आपके ही हैं प्रभु, आप आओ, कुछ ऐसा कहा। इंडिया का रिएक्शन, हिज रिमार्क्स स्पार्क्ड शार्प रिस्पॉन्सेज इन इंडिया विद पॉलिटिकल लीडर्स कॉलिंग देम ऑफेंसिव एंड इनसेंसिटिव, और वास्तव में ये वैसे ही स्टेटमेंट है। डिप्लोमेटिक स्लंप की अगर हम बात करें तो ये चाइना की तरफ गए थे विदाउट एन इन्विटेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली, वाज परसीव्ड एज अ शिफ्ट इन बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी। मीन्स ये कई बार ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर मोहम्मद यूनुस हैं, ये बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा या अपनी जो जो एंटी इंडिया मेंटालिटी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं या अपना जो ईगो सैटिस्फैक्शन उसको कर रहे हैं। क्यों? जब से ये उस गवर्नमेंट के एडवाइज़र बने हैं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के, तब से आज तक इनको इंडिया की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं पहुँचा है। ठीक है? तो ये इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया, अगर आप हमारे साथ में ठीक से नहीं रहोगे या आप हमारी चापलूसी नहीं करोगे, तो हम चाइना को इनवाइट करेंगे, चाइना के साथ में अपने पॉलिसीज़ को जो है अलाइन करेंगे। पॉलिटिकल क्रिटिसिज़्म की बात करें तो असम के सीएम हैं, उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया। टाइमिंग एंड सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो अगर इनको कनेक्टिविटी और इस सब पर बात ही करनी थी, तो आने वाले कुछ टाइम में बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है। भाई आपको अगर कुछ कहना था कनेक्टिविटी को लेकर के कि जो साउथ ईस्ट एशिया है और ईस्ट एशिया है या बिम्स्टेक वाले नेशंस हैं, इनमें कनेक्टिविटी को हम और अच्छा करना चाहिए सारे कंट्रीज़ को मिल कर के, तो आप बिम्स्टेक की मीटिंग में भी तो कर सकते थे, जो कि अभी थाईलैंड में होने वाली है, वो एक अच्छा समय हो सकता था। लेकिन आपने चाइना में जाकर के एंटी इंडिया बात की, चाइना में जाकर आपने जो है नेपाल के अगेंस्ट बात की, आपने चाइना जाकर के भूटान के अगेंस्ट में बात की, तो यहाँ से क्लियर कंट्रोवर्सी होती हुई दिख रही है, किसके अगेंस्ट में? इंडिया के अगेंस्ट में, और इंडिया इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया ने इस सब पर अपनी चीज़ों को जो है अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं और इनको क्रिटिसाइज किया है। अहेड ऑफ बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक, डाउट्स परसिस्ट ओवर मोदी यूनुस मीटिंग। अब बात क्या है कि आने वाले टाइम में बिम्स्टेक की समिट होने वाली है, कहाँ पर? बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। क्या है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक है आपका बे ऑफ बंगाल, बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मीन्स जो मल्टी सेक्टरल लेवल पर
कंट्रीज का कोऑपरेशन हो, उसको लेकर के मीटिंग ये होने वाली है। बात ये चल रही है कि क्या, क्योंकि देखो वहां पर मिस्टर मोहम्मद यूनुस भी पहुंचेंगे और हमारे श्रीमान जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे उस मीटिंग में। तो एक तरह से यहाँ ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया अभी उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस देखने को नहीं मिल रहे। तो क्या इस मीटिंग के टाइम पर इंडिया और बांग्लादेश इनके जो टॉप लीडर्स हैं, दैट इज एक साइड मोदी जी और दूसरी टाइप मिस्टर जो है मिस्टर यूनुस, तो क्या इन दोनों की कोई बायलैटरल मीटिंग हो पाएगी? क्या ये आपस में वहां पर बैठ करके बात करेंगे? इस सब को लेकर के बातचीत मीन्स मीटिंग है सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। कहाँ पर होनी है? ये बैंकॉक में। तो याद रख लेना इन मीटिंग्स की, ये जो समिट्स होती हैं, समिट कौन होती है? जिसमें हाईएस्ट लीडर्स आते हैं। अगर ये जहाँ ये होती हैं उनके प्लेसेस के नेम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब शेड्यूल अप्रैल 4 को होने वाली है, मीन्स कल होने वाली है बैंकॉक में। ठीक है, मेकिंग द फर्स्ट इन पर्सन समिट सिंस द पैंडेमिक, मीन्स जब से कोविड आया था तब से पहली बार इस बिम्स्टेक की समिट इन पर्सन होने जा रही है। मीन्स जो लीडर्स हैं फिजिकली अवेलेबल रहेंगे, अदरवाइज वर्चुअल समिट होती आ रही है तब से। फोकस ऑन मोदी यूनुस मीटिंग। अब इस मीटिंग को, हालांकि काफी बड़ी लेवल की मीटिंग है और भी बहुत सारे एरियाज होंगे फोकस के, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि क्या जहाँ इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशंस हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ दिख रहे हैं, क्या उन दोनों की फाइनली एक मीन्स मीटिंग हो पाएगी? क्यों कई बार ऐसा नहीं लगता है कि ईगो सेटिस्फैक्शन, कि मोदी जी सोचे कि नहीं यार मैं क्यों मिलूं उससे, या यूनुस सोचे हम क्यों मिले, हम तो चाइना के साथ में जाकर के मिलेंगे। तो वैसा कुछ होने की वजह से इस पर सारा का सारा ध्यान है कि दोनों की मीटिंग होगी कि नहीं। थीम कई बार पूछी गई है इस समिट की भी और अदर समिट्स की थी, तो क्या थीम है इसकी? प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिमस्टैक, ये इन इस बार की थीम रहने वाली है। मैरीटाइम लेवल पर कोऑपरेशन की यहाँ पर बात होने वाली है कि सारे के सारे स्टेट्स क्या करें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि जितना भी ओशियन वाला रीजन है इन स्टेट्स का, वो सब मिलकर के कोऑपरेशन क्रिएट करें और कनेक्टिविटी को इंक्रीज करें। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप ये करें कि ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक, आपको इसके मेंबर्स बताने हैं कि बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन-कौन से हैं, है ना? और स्पेशली उन मेंबर्स पर ध्यान रखना है जो बे ऑफ बंगाल से टच नहीं होते लेकिन फिर भी बिम्स्टेक के पार्ट हैं, इसकी मेंबरशिप उनके पास में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद another important topics. So तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।